नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लाइट का लगभग 13वां लेक्चर होगा ये 13 लेक्चर, यानी पूरे लाइट को मैं कम्पैक्टली पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा जो सेकंड पार्ट आप फिजिक्स का देख रहे हैं एग्ज़ाम तक लगभग मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा। प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं, अपवर्तनांक की परिभाषाओं में संबंध भी पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मैं देखता हूँ, इसके लिए फिगर बनाता हूँ तब आप समझिएगा। यहाँ से मैंने एक तल लिया, यहाँ पर हमने जल माना, इस तरीके से हमने एक मान लिया कि यह तल है, ऊपर वायु है, नीचे क्या है दोस्तों, जल है। यानी एक माध्यम को आप विरल ले लें और एक क्या ले लें, सघन। सघन में क्या है दोस्तों, जल है। ये क्या है, जल है, और ऊपर क्या है, ये विरल माध्यम है यानी वायु, और ये सघन माध्यम है यानी जल। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं कि ये वायु हो गया और ये जल हो गया। तीन मैं फिगर बनाऊंगा, तीनों फिगर की सहायता से ही चीज़ों को समझेंगे। देखिए पहली कंडीशन ये होती है कि मान लो कि यहाँ से हमने नॉर्मल खींचा है, अभिलंब थोड़ा सा दिखा देते हैं। मान लो कोई प्रकाश किरण यहाँ टकराई, और जैसा कि आपको पता है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये दूर हट गया, तो उस स्थिति में हमने दिखाया कि ये आई है और ये वाला एंगल क्या हो गया दोस्तों, आर हो गया। अब देखिए दूसरा फिगर हम लोग दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि यहाँ से प्रकाश की किरण जरूर गई, लेकिन इस तल को पकड़ कर आगे चल रहा है। इस तल को पकड़ के कहाँ चल रहा है दोस्तों, आगे की तरफ चल रहा है। और ये किस केस में होता है, जब यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर हो जाए, और यहाँ पर जो होगा आर बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाए। तो आई किसके बराबर हो जाता है, सी के बराबर, यानी तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तीसरा जो फिगर क्रिएट होता है वो होता है कि प्रकाश जो है सीधे यहाँ पर, अगर यहाँ आपतन कोण का मान आई का मान अगर सी से ज़्यादा होता है, यानी आई का मान सी से ज़्यादा हो गया, यानी आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, तो प्रकाश दूसरे मीडियम में ना जाकर कहाँ लौट आता है, पुनः उसी मीडियम में लौट आता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तीन केस होता है। ये पहला केस जो है, ये वाला केस है आई इज लेस देन सी, यानी इस केस में क्रांतिक कोण से जब आपतन कोण छोटा होता है तो प्रकाश दूसरे मीडियम में चला गया। जब बराबर होता है तो तल को पकड़ के चलता है, जब ग्रेटर होता है तो कहाँ चला जाता है, पुनः जल में ही चला आता है। और इसी तीनों फिगर के थ्रू हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये तो अपवर्तन का केस है, जब प्रकाश आई इज लेस देन सी हो तो प्रकाश दूसरे मीडियम में चला जाता है, यानी जल से कहाँ चला गया है, वायु में, दिखाया भी गया है। लेकिन इस केस में तल को पकड़ कर जा रहा है, तीसरे केस में ये जल में ही परावर्तित हो जा रहा है। तो इस वाले केस में प्रकाश का अपवर्तन तो आप लिख चुके हैं, लेकिन ये क्रांतिक कोण, और ये क्रांतिक कोण की ये वाला जो फिगर है क्रांतिक कोण का है, और तीसरा जो फिगर है ये आपका कौन सा है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा को तय करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी परिभाषा को भी हम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा एक बार आप फिगर देख लें। चलिए अब मैं लिखता हूं दोस्तों फिगर। देखिए एक्चुअली अगर बात करें तो ये वाला जो फिगर है ये किसके लिए है, क्रांतिक कोण के लिए। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर लिख दे रहा हूँ क्रांतिक कोण के लिए। और ये वाला फिगर किसके है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। अगर आपको अलग अलग लिखना होगा तो क्रांतिक कोण के लिए ये फिगर बना दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये। अगर दोनों एक ही में पूछता है तो आप फिगर से भी दिखाकर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है, इसलिए हम लोग इसी प्रकार से देते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्रांतिक कोण, हेडिंग डालते हैं क्रांतिक कोण। समझते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो देखिए लिखते हैं कि जब प्रकाश, मतलब कहेंगे कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम, यानी कुल जल कौन सा माध्यम है दोस्तों, सघन। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए जो ये आर अपवर्तन कोण है वो क्या हो दोस्तों, समकोण हो। यानी क्रांतिक कोण को सी कहते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलिए लिखते हैं इसमें क्रांतिक कोण
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो दोस्तों? हो समकोण हो। जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो? समकोण हो। तो इस तरीके से आप परिभाषा को तैयार कर चुके हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो? समकोण हो। तो ध्यान रखिएगा, क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में बनता है। अगर यहाँ वायु होता, यहाँ कांच होता, तो प्रकाश कहाँ से गुजरते? कांच से लेकर जाते। तो हमेशा प्रकाश कांच से मतलब सघन से विरल की तरफ ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यानी I = C। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? C से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ी सी आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको क्रांतिक कोण के बारे में एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ कि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं लिखता हूँ इधर। चूँकि n = होता है दोस्तों 1/sin c। क्या होता है? n = 1/sin c, यानी जहाँ c क्या है? क्रांतिक कोण। जैसा कि पता ही है c को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। जहाँ n में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि n कहाँ से? प्रकाश जरूर जा रहा है सघन से विरल में, लेकिन हम लोग किसके सापेक्ष लेते हैं दोस्तों? विरल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्रांतिक कोण वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? समकोण होता है या समकोण हो। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। n = क्या होता है? 1/sin c। n को बोलते हैं विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n को बोलते हैं विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं क्या? क्रांतिक कोण के बारे में, यानी क्रिटिकल एंगल के बारे में पूरी डिटेल है ये। इस क्रांतिक कोण का फिगर ये सेकंड वाला है। पहला आप ध्यान मत भटकिएगा, क्योंकि पहला अपवर्तन वाला फिगर है। प्रकाश का अपवर्तन केस बता दिया जा चुका है। ये वाला बराबर वाला केस बताया जा रहा है, जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण बना के ये फिगर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो चलिए इसमें बिना देर किए हम लोग चलेंगे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फिलहाल आप लिख लीजिए इसे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण तो हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बाकी और भी थोड़े डिटेल आपको पढ़ने हो तो थोड़ा सा बुक भी पढ़ सकते हैं। फिर भी आप एग्जाम्पल्स वगैरह इसका जानना चाहें तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड में पूछता भी नहीं है। क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही पूछ लेता है। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परिभाषा। चलिए देखिए इसको कैसे तैयार करेंगे। यहाँ I > क्या है? C, यानी हम कहेंगे कि जब प्रकाश सघन से कहाँ जाता है दोस्तों? विरल में। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है और यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम यानी वायु में न जाकर पुनः जल में ही लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है और यदि सघन माध्यम में
और यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए लिखे हैं हमने कि जब प्रकाश विरल माध्यम से जब प्रकाश, यहाँ पर देखेंगे सघन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर केस देख सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन सी, यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश इस वायु में न जाकर जल में ही लौट आता है और इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मरीचिका का केस। जैसे आप रोड पे चलते हैं, जो सड़क पे चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में दूर में जहाँ दिखता लगता है कि पानी है, रोड पे पानी है, एक्चुअल में वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक केस होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई परखनली है, उसमें परखनली में अगर पानी के अंदर परखनली थोड़ी सी फूटी टूटी हुई है, उसके अंदर जो छोटा सा छिद्र होता है वो चमकता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हीरे का चमकना भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये बेसिकली आप एक एक लाइन लिख सकते हैं कि हीरे का चमकना, मरीचिका का केस, या परखनली को पानी में डाल दे, अगर उसमें थोड़ी क्रैक आ जाती है तो उस क्रैक में जब लाइट जाता है तो वो चमकता है। ये सारी की सारी केसेस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस है। अब देखिए इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रकाशिक तंतु है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक है, वो भी आप समझते होंगे, प्रिज्म है, तो उसमें भी बहुत सारे केस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दिखाता है, जिसके उदाहरण है। अगर यहाँ पर मैं उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, बस एक एक लाइन आप लिख सकते हैं, बस परिभाषा को पूरी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे हमको उदाहरण भी चाहिए, तो इस उदाहरण में लगभग 8 से 9 उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, तो पूरा मैं उसको डिस्क्राइब करके अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन आप कमेंट में लिखिएगा इसे, तब जाके मैं इसको पूरी डिस्क्राइब करूंगा। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला टॉपिक। तो चलिए, अब हमारा ये क्रांतिक कोण हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों, एक और टॉपिक लेकर फिनिश करते हैं। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक था कि एक और हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, पार्श्विक डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्श्विक विस्थापन। इसको देख लेते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम देखते हैं, बिना देर किए हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल
डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए एक फिगर मैं बना रहा हूँ अपवर्तन वाले केस में ही। देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, कांच का गुटका है। ये क्या है, कांच का ये गुटका है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, आप दिखा दीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाकर गिरी है, यहाँ से हमने नॉर्मल खींच दिया। तो ये नॉर्मल हमने खींचा, तो यह प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकता है, तो ये झुका दीजिए। फिर आप नॉर्मल जब खींचते हैं तो ये प्रकाश किरण क्या होता है, सघन से विरल में गया तो ये दूर हटता है ये। तो आप दिखा दें कि ऐसे गया। तो देखिए यहाँ से जो एंगल बनता है इसको आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं निर्गत कोण जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई। तो ये वाला जो हो गया आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अपवर्तित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। मैं लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ इसको अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रकाश यहाँ से आपतित हुआ, अभिलंब है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। तो ये अभिलंब से प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और प्रकाश जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ी सी बाहर से आवाज़ आ रही है। देखिए ये आपतित किरण है, निर्गत किरण है। तो आप इस आपतित किरण को एक्चुअली बात करें तो आपतित किरण ऐसे जाना चाहिए था, इस आपतित किरण को मुड़ना नहीं चाहिए था, ये आपतित किरण को सीधे इस तरीके से निकल जाना चाहिए था। आप देख लीजिए ये आपतित किरण को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। तो ये आपतित किरण को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर झुका है इधर, क्योंकि विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। और ये निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है दोस्तों डी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर हम लोग मान लें कि स्लैब की जो मोटाई है वो है दोस्तों स्मॉल टी, और इसका अपवर्तनांक, इस कांच के गुटके का अपवर्तनांक n है, तो पार्श्विक डिस्प्लेसमेंट अगर d निकालेंगे तो लिखेंगे, फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, पार्श्विक विस्थापन। जब आप कॉम्पिटिटिव वगैरह पढ़ते हैं तो इसको प्रूफ किया जाता है। जनरली आपको इसे बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ। इसमें भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी इक्वल्स टू होता है IT 1 - 1/n, जहाँ आप लिखेंगे टी क्या है जी, गुटके की मोटाई है, गुटके की मोटाई है। आई क्या है, आपतन कोण है। आई क्या है दोस्तों, आपतन कोण है। एन क्या है, कांच का अपवर्तनांक है। एन क्या है, कांच का अपवर्तनांक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये पार्श्विक विस्थापन का टॉपिक क्लियर हो गया। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। हमने कांच का एक गुटका लिया, यहाँ से आपतित किरण गिरी, एक प्रकाश किरण गिरा जिसको आपतित किरण करते हमने नॉर्मल खींचा। प्रकाश जब विरल से सघन में गया तो वास्तव में जाना चाहिए था डैश वाले लाइन पे, लेकिन ये कहाँ झुक गया, अभिलंब की ओर। लेकिन अब जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया, यानी डैश वाली लाइन से दूर हटा।
तो हमने आपतित किरण को पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ाया और निर्गत किरण ये हुआ। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण ये डैश वाली लाइन को आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। पार्श्विक विस्थापन डी बराबर होता है IT 1 - 1/n, जहाँ डी क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। आई जो है आपतन कोण टी है, इसकी स्लिट यानी जो स्लैब है यानी गुटके की मोटाई है, और एन क्या है दोस्तों? कांच का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से ये मेन जो आपका अपवर्तन वाला टॉपिक था उसके नियम थे। उसके बाद आपको मैंने बताया था अपवर्तनांक के परिभाषाएं और उनमें संबंध, फिर क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पार्श्विक विस्थापन। तो ये चीज़ें मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसको मैं पढ़ा दिया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम भी कवर हो जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि हमको जैसे पिछले वाले टॉपिक में इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, उसके कुछ उदाहरण से भी बताइए पूरी डिटेल के साथ, तो मैं उसमें एक कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो ला के वहाँ रख दूँगा, डाल दूँगा ताकि आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहीं तक रहने देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।